कक्षा 9th में आपने बहुपद के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और कक्षा 10 में अपना अध्याय 2 है बहुपद। तो बहुपद के अंतर्गत पहले तो ये बहुपद की परिभाषा। परिभाषा आपको पता होगी, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद बोलते हैं, और जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी। इसी तरह से हम आगे बहुपद के नाम दे सकते हैं। दूसरा है बहुपद की घात। बहुपद की घात से क्या समझते हैं? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। वो उसी घात का बहुपद कहलाएगा जो अधिकतम घात होगी चर की। दूसरा, चर के आधार पर भी बहुपदों को कह सकते हैं। यदि एक घात वाला बहुपद है, एक घाती बहुपद है, तो हम इसको कहेंगे रेखिक बहुपद। एक घाती बहुपद को नाम होता है क्या? रेखीय या रेखिक बहुपद। एक घाती बहुपद को रेखिक बहुपद बोलते हैं। इसी तरह से दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद, तीन घात वाले को त्रिघाती बहुपद, और इस तरह से जैसे जैसे घात बढ़ती जाएंगी हम उनको त्रिघाती, चतुर्घाती इस तरह बोल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं बहुपद का द्विघाती बहुपद किस फॉर्म का होगा। ax² + bx + c एक द्विघाती बहुपद है। इस अध्याय में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुपद वाले में द्विघाती बहुपद को लेकर पढ़ेंगे। तो ax² + bx + c, यहाँ a b c, a और b तो क्या है? x और x², और ये x का गुणांक है, और c अचर पद होता है यहाँ। तो a और b नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो वो पद समाप्त हो जाएगा फिर। तो a द्विघाती बहुपद का एक उदाहरण है, व्यापक रूप है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? बहुपद की परिभाषा। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर कह सकते हैं। एक पद वाला है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद, और तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद, और इस तरह से कह सकते हैं। बहुपद की घात, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात हो वही बहुपद की घात कहलाएगी। और घात के आधार पर हम बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे, और दो घात वाले को द्विघाती बहुपद, तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद बोलेंगे। फिर आ जाता है ये बहुपद के शून्यांक। तो बहुपद के यहाँ शून्यांक और गुणांकों में संबंधी पढ़ना है आगे चल के। तो हम पहले पढ़ते हैं बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में क्या संबंध है। शून्यांक क्या है? शून्यांक, इस बहुपद के शून्यांक क्या हो जाएंगे? बहुपद में चर के वे मान जो अगर प्रतिस्थापित कर दें उस बहुपद में तो उसको शून्य कर देते हैं। बहुपद के चर के, किसी बहुपद में चर के वे मान
जो उसके स्थान पर रख दें हम यहाँ पे x के मान अगर रख दें तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें शून्यांक का हो जाएगा और शून्यांक और गुणांकों में संबंध। यदि बहुपद के दो मूल अल्फा और बीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस b/a। यदि इसी तरह से उन दो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है तो वो हो जाएगा c/a। यहाँ क्या है, b x का गुणांक है, लेकिन यहाँ माइनस b, तो हम इस तरह लिखेंगे माइनस x का गुणांक, क्योंकि माइनस यहाँ पे है इसलिए हम माइनस में यहाँ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस की रहती है, और यहाँ माइनस में b/a है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, और ये हो गया x का गुणांक a, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह बहुपद के दो मूल ये दो मान अल्फा और बीटा है तो उनमें क्या संबंध हो जाएगा, गुणनफल में c/a। तो c यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अचर पद, c अचर पद है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गए बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। आप नोट कर लें इनको, और बहुपद की परिभाषा आपको बता दी बोल के, आपने 9th में भी पढ़ा है। बहुपद के प्रकार भी आप जानते हैं, और बहुपद की घात और घात के आधार पर बहुपदों के नाम भी हम जानते हैं। ठीक है, ये बहुपद का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। शून्यांक और गुणांकों में संबंध। ये शून्यांक है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यांक है। तो शून्यांकों का योगफल गुणांकों के क्या होता है, माइनस b/a। तो माइनस b क्या है, यहाँ x पॉजिटिव है इसलिए हम माइनस एक्स का गुणांक b को मानेंगे, और एक्स स्क्वायर गुणांक a है। इसी तरह शून्यांकों का अगर हम गुणनफल कर दें तो इसके गुणांकों के क्या हो जाएगा, c/a। तो c अचर पद है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हो जाता है, इस संबंध को याद रखना है। अब हम चलिए अब सवाल करना शुरू करते हैं, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आपको सवाल बताते हैं।